मुझे भी लिया है इधर। शामली कैराना के बाद अब सनराइज न्यूज की टीम मुजफ्फरनगर आ पहुंची है। मुजफ्फरनगर, जहां तक मेरा अंदाज है, उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनता को तो खैर पता ही होगा कि मुजफ्फरनगर किस वजह से फेमस हुआ है बीते महीनों में। मुजफ्फरनगर महापंचायत की वजह से फेमस हुआ था। मुजफ्फरनगर कवर करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मुजफ्फरनगर बहुत बड़ा एक ज़िला है। यहाँ पर किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और किसानों के नेता की बात की जाए, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की, तो वो भी यहीं से आते हैं, उनका घर भी यहीं पर है। तो उनसे बातचीत करना भी हमारा फ़र्ज़ था। उनसे ये जानने की भी हमने कोशिश करी कि क्या अब किसान जो मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश का, नाराज़ चल रहा था सरकार से, क्या अब वो सरकार के प्रति थोड़ा बहुत, उसकी थोड़ी बहुत नाराज़गी क्या ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जब हम मुजफ्फरनगर में पहुंचे और यहाँ की जब जनता से बात करी, किसानों से बात करी, किसान नेताओं से बात करी, नेताओं से बात करी, तो जानकारी काफ़ी अलग थी। किसान आज भी परेशान है, आज भी गन्ने के भुगतान को लेकर के सरकार से नाराज़ है। किसान नेता राकेश टिकैत के पास भी हम पहुंचे, उनसे बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ माहौल है आपके ज़िले का, आपके इलाके का। तो उन्होंने बोला, उनसे जो बातचीत हुई, खैर आपको सारी जो पूरा इंटरव्यू है वो आपको सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर कल तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपरी बात बताऊं तो ये थी, उनका ये कहना था कि किसानों के हित की भले ही सरकार ने कृषि कानून बिल वापस ले लिया हो, लेकिन आज भी किसान परेशान है। सरकार ने जितनी भी शर्तों पर कृषि कानून बिलों को वापस लिया था, उन शर्तों पर अभी तक काम नहीं किया। मेरे साथ उज्जवल भी हैं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में किसानों से भी बातचीत करी, किसान नेता राकेश टिकैत से भी बात करी, तो वो भी अपना अनुभव बताएंगे कि आज का अनुभव उनका कैसा रहा। क्यों उज्जवल, कैसा रहा? अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर हम शुरुआत में आ गए थे, 12 बजे के लगभग पहुंच गए थे मुजफ्फरनगर। उज्जवल को नींद जल्दी आ जाती है। खैर ये हमारे लिए नींद का समय नहीं है, 12 नींद का बज समय चुके नहीं, हैं। अभी तो हमारी ये शुरुआत है, अभी तो कई अभी ये रात की पत्रकारिता का समय है। अब हम जब बहुत सारी चीजें होके आती हैं, फिर हमें ऑफिस में भेजनी होती है, यहाँ से कई सारी चीजें जो जाती हैं वो वहाँ भी जाती हैं, तो उसकी भी एक समय से पहुंचना बहुत जरूरी है। हालांकि मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में एक जो सबसे बड़ी चीज दिखी, जब हम शामली से आ रहे थे तो आपको वो याद है जहां से हमने गन्ने लिए थे। कई सारे हमें रास्ते भर में वो दिखे गन्ने वाले, भैंसों वाले, वो जा रहे थे और वो गन्ने लेकर के जा रहे थे। विशाल का मन भी कर गया गन्ने खाने को, विशाल ने गाड़ी रुकवाई और एक गन्ना निकलवा भी लिया। हालांकि वो गन्ना अभी भी गाड़ी की डिक्की में पड़ा है, क्योंकि वो मोटा पड़ा ही ज्यादा रहेगा, था। क्योंकि मोटा ज्यादा था। और वो छिला नहीं किसी से, दांत इतने मजबूत है नहीं किसी के, तो वो हुआ नहीं। उम्र हो गई है पत्रकारिता करते करते। हाँ, अब वो गन्ने गाड़ी की डिग्गी में पड़े हैं और मुझे लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर लेंगे और वापस वो दिल्ली ही वापस जाएंगे। वापस वहीं पहुंच जाएंगे वो गन्ने। तो हालांकि ठीक है, कुछ रिटर्न गिफ्ट भी ले जाना चाहिए, ऑफिस वालों को दिलाएंगे वो। तो हालांकि सीरियस नोट में बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या जो थी, आपने देखा होगा रोड के किनारे की जो कच्ची मिट्टी वाली समस्या थी, बहुत गंदी रोड है, क्योंकि वहां पे ट्रैक्टर चलने, क्योंकि गन्ने किसान गन्ना लेकर के जाते हैं मंडी में बेचने, तो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं और ये जो भैंसा गाड़ी ये चलती है, तो वो जो साइड का मिट्टी है वो बहुत बहुत गंदा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा गंदा। और शाम मुजफ्फरनगर जब हम एंट्री किए उसके बाद हमने 2 ग्राउंड रिपोर्ट की। मुजफ्फरनगर में एक विधानसभा चरथावल पड़ती है, इससे अगर नाम में शनि ले रहा हूँ, चरथावल ही है ना, चरथावल में फिर हमने 2 गांव कवर किए थे। दोनों गांव में इस सरकार से, मौजूदा सरकार से लोग नाराज थे, ये सच है। सबसे बड़े मुद्दे जो हमें शामली में भी मिले, कैराना में भी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। हाँ ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा हमें यहाँ पर दिखा वो मुद्दा महंगाई जैसे मुद्दे और रोजगार, ये 2 बहुत बड़े मुद्दे थे। विशाल, आप साथ में थे। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश का एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आप कहीं भी जाओ, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ठीक है वोट देंगे, सब देंगे, लेकिन भैया ये बात वो बाद में कह देते हैं कि हाँ ये हकीकत है कि रोजगार नहीं थी और महंगाई हुई है भाई, क्योंकि नॉर्मली बात है, प्रैक्टिकली आप देखो। उसके बाद फिर हम आरएलडी के दफ्तर गए थे, क्या नाम था भैया, राकेश टिकैत जी से भी, राकेश टिकैत से मिले। उससे पहले हम आरएलडी के दफ्तर शायद होके आए थे। फिर आरएलडी के दफ्तर के बाद वहां पर
बड़े भीड़ भाड़ थी, चाय पानी चल रहा था। उसके बाद हम राकेश टिकैत जी से कांटेक्ट आपका हुआ था, फिर राकेश टिकैत जी के यहाँ पहुंचे, उनसे बात हुई। वो बहुत शानदार अनुभव रहा हमारा, बहुत बेहतरीन बात हुई है। बहुत इतने व्यस्ततम समय में उन्होंने वो समय दिया था, जो भी हमें 20 और मिनट का दूसरी समय चीज मिला। उज्जवल ये कि मतलब जिस तरीके से टीवी पे कुछ नेताओं को, चाहे वो किसान नेता हो या फिर किसी भी, चाहे बीजेपी के हो या फिर किसी दूसरे दल के नेता हो, उनको टीवी पे इस तरीके से आजकल के पत्रकार पेश कर देते हैं कि जैसे वो समाज के लिए बिल्कुल दुश्मन हो गए हैं। अगर आजकल मैं राकेश टिकैत की, जैसे कि मैंने स्टेटस पे अपनी वो तस्वीर साझा करी राकेश टिकैत के साथ, कई लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि ये तो पैसे हैं, पैसे वाले नेता हैं, पैसों की वजह से इतना बड़ा चेहरा बन गया है। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। हम जब मतलब कुछ चीजें ऑफ कैमरा है वो हम नहीं कहना चाह रहे, लेकिन जैसे हम पहुंचे, मतलब एक जो आप होता है ना वास्तविकता, जो आप कभी गांव में जाओ और किसानों के पास जाओ, तो आप जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले आदर सत्कार आपका पानी, मीठे के साथ पानी से होता है, फिर आपके लिए तुरंत चाय या दूध। आपको बता दें राकेश टिकैत का जो मुजफ्फरनगर में घर है, इसके बगल में गौशाला भी है। हम सबसे पहले उसी गौशाला में गए और इतनी बेहतरीन गौशाला बनी है कि वो किसी का अच्छा घर फेल है, इतनी सुख सुविधाएं वहां गायों को हैं। तो वो सब उनका देसी आइटम अपना है। बढ़िया लड्डू हमारे लिए सबसे पहले आए, हमने लड्डू से शुरुआत करी, फिर हमारे लिए चाय आई। अमित जी रह गए, हाँ अमित जी रह गए लड्डू के लिए, हमने और विशाल ने लड्डू खाए। फिर उसके बाद चाय आई। अच्छा, एक बेहतरीन चीज आप ये देखो, गांव वाला फील विशाल मुझे तब आया जब आपने देखा होगा चाय वाय जो गांव वगैरह में मिलती है वो ग्लास में, उसमें स्टील वाले उसमें आती है। वो तस्वीर में इंटरव्यू में जो दर्शक देखेंगे उनको भी दिखेगा कि वो मतलब बिल्कुल देसी अंदाज वाला था वो हिसाब। और फिर भाई साहब आप राकेश टिकैत की हाजिर जवाबी तो जानते ही हो कि सवाल उनको आप उलझा सकते नहीं हो, मतलब इतनी कोशिश करी हमने कि किसी तरह से कैसा। हमारे लिए वो चीजें इसलिए थोड़ी अलग रही क्योंकि हमने जो सवाल किया उन्होंने उसी का जवाब हमने बहुत व्यवहारिकता से हमने तरीके से किया। हमने हिंदू मुसलमान पर सवाल नहीं करा जो आजकल की पत्रकारिता दुनिया में चल रहा है। और शायद ऑफ कैमरा की बात की जाए तो राकेश टिकैत भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे। एक बड़ी बात और हो गई कि राकेश टिकैत के बता रहे थे कि उनके पास पत्र दिखाया उन्होंने। पुष्टि नहीं करते हम लोग, पुष्टि नहीं कर रहे इस चीज की, लेकिन थोड़ी मुझे नहीं लगता उज्जवल ये सब चीजें अभी फिलहाल डिस्क्लोज करनी चाहिए। नहीं तो मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा नेता मतलब जिसके पास आज भी धमकी भरे ऐसे पत्र आ रहे हैं, ऐसे तत्व आज भी मौजूद है जो इतने बड़े चेहरे को आज भी मतलब छुपाएंगे। वो तो खुद कह रहे थे कि मीडिया में इसको मैं वो कराऊंगा और पुलिस से FIR वगैरह कराई, उन्होंने सब बुलाया है, तो वो तो कल तक तो खबर भी आ जाएगी वो। तो ये बड़ी बात है। मतलब आज का हमारा राकेश टिकैत जी का अनुभव शानदार रहा। अच्छा, एक चीज और जरा सौरभ सर की तरफ ले आओ, क्योंकि एक मुझे बड़ा वो लगा, क्योंकि बहुत सारी व्यस्ततम समय होते हैं। देखिए दिन का 24 घंटा ही हमारे पास होता है, उस 24 घंटे में हम जो भी लोग हैं सब अलग अलग बढ़ के काम करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सही वक्त पे हो जानी बहुत जरूरी है कि आप लोगों तक सही समय पर सही खबर पहुंच भी जाए। तो सौरभ सर अपना सुबह से इस व्यवस्था में लग गए कि कैसे कहीं पे, क्योंकि ऐसे शामली मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें इंटरनेट की हो रही है, तो वाईफाई का साइबर कैफे से कहीं मिल नहीं पा रहे। हम शामली में भी बहुत भटके, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी भटकना पड़ा। तो सौरभ सर वहां से निकल गए कि कैसे भी फाइल वहां पर पहुंचे, फाइल पहुंचाई, तब तक हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। एक चीज जो मिसिंग रही, मैं वहां चाह रहा था कि सौरभ सर का होना बहुत जरूरी था, जिस तरह से हमसे बहुत ज्यादा समझ वो रखते थे, और मुझे लग रहा था कि आप अगर वहां पर होते तो कुछ सवाल ऐसे हमें बताते जो हम वहां पर सुनते। तो आप उस पर क्या कहेंगे? मतलब एक वो मिसिंग मूवमेंट रहा। मुझे तो सवाल ये पूछना था, कि जैसे हमें लग रहा था कि मुजफ्फरनगर या पश्चिमी यूपी में जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में क्योंकि किसानों का बहुत बड़ा रोल है अब, तो मुझे लगता था कि बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लोगों में वो अब भी थोड़ा हिंदू मुस्लिम और वो वोट उस तरह से पड़ेंगे इस बार भी। तो मुझे लगता है कि सीटें कुछ निकलेंगी बीजेपी के भी। बीजेपी पहले मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल साफ हो जाएगा था ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा खिलाफ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें भूलने वाली बहुत जल्दी है। जैसे कोविड वाला जितना था, दूसरी लहर जो थी, वो कितना बुरा हाल था उसमें, लेकिन अब वो सारे भूल चुके हैं। तब ऐसा लग रहा था कि चुनाव अभी हो जाए तो ये सरकार चली जाएगी वो, लेकिन उसका अब कहीं दिखता नहीं है उसका वो। और मुझे लगता है किसान आंदोलन का और वो असर यहाँ पे थोड़ा कम होने लगा वो। लेकिन एक ये भी तो चीज है ना कि मतलब सरकार अब भी झुक तो गई भले ही,
अगर बात की जाए सरकार के झुकने की, तो तीनों कृषि कानून पे सरकार झुक तो गई, लेकिन अमित शाह फिर से खाप नेताओं को बुला रहे हैं दिल्ली, उनसे बातचीत करने और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो बिल थे वो आपके हित के थे, भले ही हमने उनको वापस ले लिया, लेकिन वो आज और तक नहीं, गलती नहीं मान रही है। आप उस बेल्ट पे थे नहीं, चरथावल वाली बेल्ट पे जब हम थे, एक चीज और वहां पे निकल के आई। इस बेल्ट पे तो शामली में भी, जैसे कराना में रहा, हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुजफ्फरनगर के अंदर भी वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक चीज और है कि यहाँ पर मुसलमान जो है वो मुस्लिम चेहरे को देख के वोट नहीं देता है, ये चीज और है, क्योंकि चरथावल से चरथावल के आप जब ये आरएलडी वाले दफ्तर पे हम लोग गए थे, हाँ, तो वो जितने युवा थे सब मुस्लिम थे वो, मुस्लिम लेकिन थे। वो लड़ा रहे हैं वो आरएलडी के प्रत्याशी को, जो कि और हिंदू है। हाँ, और खूब अच्छे से वो कह रहे हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कल से पूरे सड़क पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बसपा से सलमान सईद चरथावल से प्रत्याशी बनाया बसपा ने, और सलमान सईद के साथ मुस्लिम ही नहीं है, मुस्लिम जा रहा है सपा के गठबंधन के साथ। तो मुझे लगता है जो लोग हम चर्चा कर रहे थे हर बार की ओवैसी फैक्टर बहुत काम करेगा, तो मुझे लगता है कि वो भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं लग रहा। एक तो हम वो देख चुके हैं कि जो कैराना वाले उसमें कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है जो मुस्लिम हो, तो उनके साथ भी बहुत कम हुआ है, हाजी अखलाक। क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कि जो भी हम जिसे बहुमत देंगे वो एक तरफ ही जाए, वो मतलब वोट जो कहते हैं ना गाँव में कि वोट गड्ढे में ही डालेंगे, वो वाली स्थिति है कि हम जाएंगे तो सही जगह जाएंगे। और एक बात और थी, अब जब वहां थे, अमित तो साथ में थे, अमित भी अभी कुछ बताएंगे, आज अमित भी बोलेंगे, लेकिन एक बात और थी कि जिस गांव में हम गए थे वहां हमें एक बहुत उम्र दराज मुस्लिम आदमी मिले, उस गांव की जो पॉपुलेशन थी वो 50-51 है, मतलब 51% मुस्लिम है और 49% हिंदू है वहां पे। उसमें एक बात कह रहे थे कि उस गांव में आज भी होली जब जलाई जाती है तो उसमें पहली आग मुसलमान ही जाकर लगाता है उस होली में। अब आपको रिपोर्ट भी देखोगे, उसमें उन्होंने ये बात बताई है, कह रहे हैं रामलीला होती है, उस कमेटी का अध्यक्ष आज की तारीख में भी मुसलमान है, अध्यक्ष है जो, मतलब वो पूरी निगरानी में कराता मतलब है। ये देखिए कि जो नेता है वो पूरा इलेक्शन इसी पे लड़ते हैं। रामलीला के मंचन में हनुमान मुस्लिम व्यक्ति बनता है और पूरा रोल करता है, तो ये मतलब मेरा तो एकदम कैसे, मतलब कहाँ और जनता कहाँ, हिंदू मुस्लिम और मथुरा काशी अयोध्या, जनता नहीं, नेता ही है, नेता राजनीति करते हैं, नैरेटिव जनता हाँ, वही तो दिल्ली और लखनऊ की दुनिया अलग कर दी है इन जैसे जो देहात वाले जो इलाके हैं। देखिए आप तभी तो कहते हैं कि जो जैसे हम मीडिया को देखते हैं तो सारे चैनल दिल्ली में है, तो दिल्ली में क्या है कि जो एंकर है वो स्टूडियो में बैठे हैं और वहां से वो जो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ वो चल गया वो, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्टर आगे बढ़ेंगे या आप लोग अंदर बढ़ोगे तो वो आपको फिर दिखता है कि असली भारत कहाँ पे है। वो असली भारत ये है जो उसमें शामिल होते हैं होली में और उनके त्योहार में शामिल होते हैं। आपने कितने गांव में गए, वहां जो कैराना के पास गांव था जिसमें गए थे हम, पंजीट गांव में, उसमें तो वो कहते हैं यहाँ पे बहुत हिंदू आबादी बहुत कम, मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन कभी ऐसे लड़ाई नहीं हुई। और वो भी उस टाइम बता रहे हैं उस गांव में जब ये बहुत दंगा भड़का था 2013 में, 2013-2012 में, तब भी उस गांव में दंगा नहीं हुआ। तो और फिर देखो आप कि मुजफ्फरनगर से बिल्कुल पास में सटा हुआ है बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब जमीन पे उतर के ये चीजें देखते हैं, तो हम सोचते हैं कहाँ ट्विटर, कहाँ फेसबुक, कहाँ हम शेयर। लेकिन एक चीज मैं मानूंगा कि ये मतलब हम जब यहाँ पे हैं तो हमें लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन जो दुनिया दूसरी चल रही है जहाँ हम पहले रहते थे, मतलब वो दिल्ली वाली और ट्विटर वाली हो, अब उसमें हम उससे थोड़े दूर हो गए हैं। और उसका एक नुकसान भी दिख रहा है कि एक जो बहुत बड़ी खबर अभी चल रही है 2 दिन से पटना में और बिहार में कई जगह पे युवाओं में प्रदर्शन चल रहा है और वो नौकरी के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी खबर है जो हमसे छूट रही है। हम आपको चैनल पे मिलेगी खबर, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे। और जो बड़े चैनल है वो चुनाव को दिखाई लेकर नहीं उसको वो छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। वो हमारे दफ्तर से जाएगी, वो चैनल में मिलेगी, लेकिन वो बहुत बड़ी खबर है कि मतलब अभी चुनाव युवाओं को के पीटा जा रहा है। चुनाव के वक्त आप बेरोजगार सड़क पे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक बात तो आप मानिए, उत्तर प्रदेश में युवा तो नाराज है, चाहे वो हम कई बेल्ट पे में देखने को मिला, हर तरीके से पूरी तरह से। मुझे लगता है उज्ज्वल आज अमित को भी रूबरू करवा दें अपने दर्शकों से। कैमरा मुझे लग रहा है इसको पकड़िए जरा और अमित एक अनुभव बताएंगे। अरे बिल्कुल नहीं अमित, इसमें तो कैमरे के पीछे हमेशा रहते हो। अमित कैमरे में हर चीज दिखाते हैं और चीजों को जो समझ होती है, हम तो बोलते जाते हैं लेकिन अमित उस चीज को एनालाइज करते हैं। अमित कैसा रहा आपका जब हम उस गांव में गए थे जहां मुस्लिम मिले थे हमें,
बात होली वाली चल रही थी, सुनो, तब सुनो। कैसा लगा आपको? नहीं तो जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे तो उन्होंने बताया कि ये जो राजनीति हो रही है उसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं में भेदभाव हुआ है। लेकिन आज से 15-20 साल मान लो जो राजनीति नहीं हो रही थी 1980 के लगभग, तो उस समय हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। अच्छा अमित, ये पॉलिटिक्स वाली बात छोड़ो यार, अच्छी नहीं लग रही है। तुम ये बताओ, खाना वाना ठीक मिल रहा है? खाना पाना ठीक मिल रहा है, तो तुम लेकिन नए नए शहर में जा रहे हो तो तुम्हें बढ़िया लग रहा है? अमित को दबा के बढ़िया, खाना खाना एकदम चाहिए होता बढ़िया। है। अमित अब खाने देखो, से जब- कोई समझौता नहीं, जब- कैमरा पे बटन तभी हाथ में जाएगी। जब उसकी पसंद की बात लेकिन होगी तो उज्जवल बढ़िया हमें बात ये होगी। भी बताने की जरूरत है कि जितनी मेहनत हमें हमारी होती है पढ़ने की, रिसर्च करने की, उतनी या उससे ज्यादा मेहनत का आधे आधे घंटे तक, एक एक घंटे तक कैमरा पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। तो योगदान जो है कैमरामैन का, चाहे वो आकार हो चाहे अमित हो, दोनों का योगदान बहुत ज्यादा मिल रहा है हमें। तो फिलहाल हमें इजाजत तो दीजिए। इजाजत देते हैं, थोड़ा वो किताब पढ़ते हैं, फिर कल आपसे फिर कल मिलते फिर हैं। रूबरू। तो ये किताब 3 बजे तक पढ़ी जाएगी या 2 बजे तक? बस अब सोने के किताब की आप थोड़ा बता दीजिए कौन सी पढ़ रहे हैं? राम भक्त राज। राम भक्त रंगबाज है, राकेश कायत जी हैं जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है ये। सब आधी जनता जो आधे दर्शक जो है वो रंगबाज पर फोकस करेंगे और आधे जो वो दर्शक है वो राम भक्त पे करेंगे, और वो आधे राम भक्त वाले कौन है वो सबको पता है। तो चलिए ठीक है, अब हम करते हैं, थोड़ा काम कर ले, उसके बाद फिर सोचते हैं। कल हम निकलेंगे कल हमें बागपत वाली बेल्ट बागपत कवर और करनी है। मेरठ वाली, मेरठ कल ही जाएंगे हम। जो भी दर्शक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बागपत वाली बेल्ट और जो बागपत के बागपत। आसपास के जो लोग हैं वो कमेंट में हमारे चैनल को कमेंट में और बता आप अगर सकते हैं। जुड़ना हाँ, चाहें कल तो सबसे पहले तो कल राकेश टिकैत के गांव जाएंगे, सिसौली सिसौली वहां देखेंगे वहां क्या माहौल है। और जो वाकई में जो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बीते किसान आंदोलन में लोगों ने समझ लिया कि किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है वो राकेश टिकैत है, जबकि राकेश टिकैत मुख्य प्रवक्ता है वहां पे। ठीक है उज्जवल, धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, साइन ऑफ हो रहे हैं। कैसे कहते हैं? हेलो गाइस, नाउ साइनिंग ऑफ। ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये उनसे ही हो पाएगा जो अच्छी एक्टिंग करते हैं बड़े बड़े चैनलों में। हाँ, तो हम ऐसे ही करेंगे। अपना समय देने के लिए फिलहाल के लिए शुक्रिया।